हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताता हूँ। अलैंगिक प्रजनन के बारे में, इसकी विशेषताएं और इसके प्रकार, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं अलैंगिक प्रजनन होता क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में एक जनक से नवीन वृष्टियों का परिछोटा जन्म होता है। इस अलैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जीवों जैसे अकोशिकीय जीव, सरल पादप एवं जंतु आदि में पाया जाता है। ठीक, बहुत से उच्च कोटि के पादपों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि देखने को मिलती है, जिसे कायिक प्रजनन कहा जाता है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन जो होता है स्वयं मतलब केवल एक ही व्यक्ति के होने से ही हो जाता है। मतलब उसमें दो व्यक्तियों की होने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार अब हम आपको बताएं अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है, यह एक जनकीय होता है। मतलब एक ही व्यक्ति से इसका प्रजनन हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। इसमें युग्मक मतलब जो दो व्यक्तियां हैं, मतलब दोनों व्यक्तियों का संलयन नहीं होता है, मतलब दोनों व्यक्तियों का जरूरत नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। यह गुणन की तीव्र विधि होती है। इस प्रजनन विधि में जनक द्वारा अत्यधिक संख्या में व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। भाई, इसमें क्या होता है कि जब हम अगर मान के चलिए लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो लैंगिक प्रजनन में क्या है, दो जनकों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक या दो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो करीब 10 व्यक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन के द्वारा हम अधिक से अधिक व्यक्तियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार, रचना व अन्य लक्षणों में समान होते हैं। भाई देखो, मान के चलो लैंगिक प्रजनन में हम जो उत्पन्न व्यक्तियाँ होती हैं, उसमें सब क्या अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में जो है, जिस प्रकार के जनक होता है उसी प्रकार की उसकी व्यक्तियाँ यानी उसके पुत्री उत्पन्न होती है। अब आ जाता है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। देखिए, मैंने ये जो है अपनी किताब से स्वयं जो शॉर्ट है, जो कि पढ़ने में आसान हो, वो मैंने अलग लिख लिया है। इसलिए आप लोग इसे क्या है कि अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं और अपनी परीक्षा में आपके लिए अधिक सहयोगी हो सकते हैं। हम आपको बताएं अब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन, पुनरुद्भवन, अभिषेक जनन एवं कायिक जनन। ठीक, अब हम आपको बताएं विखंडन के बारे में। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। प्रजनन की इस विधि में व्यक्ति की देह दो या अधिक समान एवं बराबर अमाप की पुत्रियों में विभक्त हो जाती है। विखंडन की क्रिया द्विविभाजन या बहुविभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन एवं परसंकलन के द्वारा संपन्न हो सकती है। भाई, प्रजनन की इस विधि मतलब क्या है कि इसमें व्यक्ति की जो भी उसके जनक होता है, उसको दो टुकड़ों में या बहुत से टुकड़ों में या फिर कोशिका द्रव्य मतलब काफ़ी सारे टुकड़ों में वह विभक्त हो सकती है। द्विविभाजन कैसी होती है। द्विविभाजन हम आपके लिए बताएं तो द्विविभाजन इस विधि में व्यक्ति की देह दो समान अर्धांशों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक विभाजित अर्धांश स्वतंत्र पुत्री व्यक्ति के रूप में क्रियाशील होते हैं। द्विविभाजन मतलब उस जनक के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिससे दो पुत्रियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करने वाले जीवों में मृत्यु, जीर्णता या वृद्ध होने के कारण विरल ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये जीव परिपक्व होते हैं, ये पुत्री संतानों में विभाजित हो जाते हैं, अतः ये लगभग अमर ही बने रहते हैं। जैसे ही इनकी उम्र पूरी होती है, तो ये क्या है, दो टुकड़ों में
बट जाते हैं या फिर एक तरीके से टूट जाते हैं, तो वो जो है अपना नया जन्म ले लेते हैं। इस प्रकार ये क्या है, अधिकतर अमर ही होते हैं। फिर आ जाता है बहुविभाजन। इस प्रकार के विखंडन में एक जनक द्वारा अनेक पुत्री संततियों को उत्पन्न किया जाता है। बहुविभाजन मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है, इसकी बहुत सारी उसके जो है टुकड़े हो जाते हैं या फिर उससे अधिक बहुत सारे संतति उत्पन्न हो सकते हैं। जनक का केंद्रक लगातार विभाजित होता है, अनेक पुत्री केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाता है। क्या है, ये जनक जो है अनेक पुत्री केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाता है। अब अगला आता है कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। यह बहुविभाजन का रूपांतरण है। यह बहुकेंद्रीय या संकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। प्रजननिक प्रावस्था के दौरान कोशिका द्रव्य केंद्रिकाओं के साथ साथ अथवा अकेले समकालीन विचलित होता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक पुत्री संतति बन जाते हैं जिसमें एक या अधिक केंद्रिकाएं होती हैं। ठीक, देखिए इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है और हो सके तो अपनी नोटबुक में भी इसे उतार लीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने खुद जो शॉर्ट हैं जो मैंने खुद अपने इंटर की परीक्षा में जो मैंने किए थे वो मैंने अपने अलग ये नोट बनाए हैं, इसलिए ये आपको बहुत ही उपयोगी है। कृपया इन्हें अपनी नोटबुक पे उतार लें। अब आ जाता है मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं? तो मुकुलन है अलैंगिक प्रजनन की इस विधि में एक नया प्राणी एक ऐसे बाह्य या आंतरिक विशिष्ट अंश या मुकुलन से विकसित होता है जिसमें एक अथवा अधिक पूर्णशक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुकुलन दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है बाह्य जाति एवं अंतर्जाति। अलैंगिक प्रजनन के लाभ। अलैंगिक प्रजनन के लाभ। अब अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या क्या हैं भाई, तो हम आपको बताएं। अलैंगिक प्रजनन यह एक जनकीय क्रिया है अतः प्रजनन हेतु दूसरे साथी की खोज नहीं करनी पड़ती। देखिए मैंने आपको पहले बताया इसमें क्या है, दो जनकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये केवल एक ही जनक से इस क्रिया को किया जाता है। यह प्रजनन की तीव्र विधि है, इसमें जो है टाइम नहीं लगता है, प्रजनन करने में टाइम नहीं लगता है। फिर आता है यह नवजात प्राणियों को शीघ्र स्थायित्व प्राप्त करने में सहायक होता है। नवजात प्राणी जनक की वास्तविक प्रकृति होते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन की अपेक्षा सरल होते हैं। ठीक है, इसमें स्रोतों का उपयोग कम मात्रा में होता है। फिर आता है अलैंगिक प्रजनन की हानियाँ। अलैंगिक प्रजनन की हानियाँ क्या क्या हैं भाई, तो हम आपको बताएं। क्योंकि इस विधि में तीव्र गति से गुणन होता है अतः अत्यधिक संख्या में नवजात शिशु या संतान उत्पन्न होती हैं, अतः यह अधिक भीड़ भाड़ को बढ़ाता है। भाई मान के चलो अगर हम एक जनक से हम अधिक संततियों को उत्पन्न करेंगे तो भीड़ भाड़ तो बढ़ेगी भाई, तो ये क्या इस भीड़ भाड़ को बढ़ाता है, तो ये हमारी क्या हानियाँ हैं। फिर आता है इस क्रिया के दौरान आनुवांशिक पदार्थ का संलयन नहीं होता अतः नए पुनर्योजन या विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। भाई जब इसका विखंडन होता है तो जो जिसका जनक का रूप होता है वह उसी रूप में ही आ जाता है, तो इसमें क्या है नए नए परिवर्तन नहीं होते हैं जो कि लैंगिक प्रजनन में परिवर्तन होते हैं, वो इस प्रकार के प्रजनन में परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, इसका उद्विकास में कोई योगदान नहीं होता है। इसका उद्विकास में कोई योगदान नहीं होता है मतलब जिस प्रकार उसका पिता जिस तरह जीता है उसी प्रकार ये जीते हैं। फिर आता है नवीन विभिन्नताओं के उत्पन्न न होने के कारण इस प्रकार उत्पन्न संतति में वातावरण के प्रति अनुकूलन का लक्षण कम विकसित होता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ बताएं द्विविभाजन और मुकुलन में टेरुलेशन में अंतर। इसे आप नोट कर लें, ये 100% आ सकता है। ठीक है, द्विविभाजन और टेरुलेशन में अंतर, मुकुलन या टेरुलेशन में अंतर। तो द्विविभाजन जो है विभाजन बराबर होता है इसमें, और ये विभाजन बराबर नहीं होता है, मुकुलन में विभाजन बराबर नहीं होता है। फिर आता है बाह्य वृद्धि नहीं बनती है, इसमें बाह्य वृद्धि का निर्माण होता है। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है।
द्विविभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। और मुकुलन में केंद्रक के विभाजन से पहले कोशिका द्रव्य बाह्य वृद्धि विकसित करता है। द्विविभाजन जनक कोशिका विलुप्त हो जाती हैं और मुकुलन में जनक कोशिका संपर्क में बनी रहती हैं। अब हम आपको बताएं द्विविभाजन और बहुविभाजन में अंतर। द्विविभाजन और बहुविभाजन में अंतर। तो इसमें दो पुत्री उत्पन्न होती हैं। द्विविभाजन में दो पुत्री उत्पन्न होती हैं और बहुविभाजन में इसमें अधिक संख्या में पुत्री उत्पन्न होती हैं। केंद्रक केवल एक बार ही विभाजित होता है और बहुविभाजन में केंद्रक बार बार विभाजित होता है। द्विविभाजन में कोशिका द्रव्य विदलित होने पर दो पुत्री विष्टियों को जन्म देते हैं और बहुविभाजन में कोशिका द्रव्य प्रत्येक केंद्रक को चारों ओर से घेर लेता है और अनगिनत पुत्रियों को उत्पन्न करता है। ठीक है। द्विविभाजन में इसमें किसी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ नहीं बनते और बहुविभाजन में इसमें व्यर्थ पदार्थ बाद में बचते हैं। यह विभाजन जीवों को अमृतत्व प्रदान करता है और बहुविभाजन जीवों में अमृतत्व नहीं होता है। यह विभाजन अनुकूलन परिस्थितियों में होता है और बहुविभाजन कुछ में अनुकूलन प्लाज्मोडियम में एवं प्रतिकूल अमीबा दोनों ही परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के लिए द्विविभाजन के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु और डाइटम। और बहुविभाजन के उदाहरण प्लाज्मोडियम, मोनोसिट्रेटियम, अमीबा। ठीक है। अब हम आपको इसके बारे में हमने आपको सभी बता दिया है। ठीक है, कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।